किताबें लिखी। अच्छा, वो ये था कि जीएम सैद मुतनाज़ रहा है, हर एक आदमी उसके ऊपर तनकीद के नाम पर उसकी जो है वो कीचड़ उछालता रहा है। उसको समझो कि दिल आज़ारी भी करता था और उसकी इज़्ज़त को और हैसियत को कम करता था। तो जीएम साहब ने किसी को भी आज तक जवाब नहीं दिया कि आप जो है वो गलत कह रहे हैं या मैं उसकी सफाई में लिखता हूँ। लेकिन जीएम साहब ने क्या किया कि वो किताबें लिखना शुरू कर दी। वो अपना मौक़िफ़ जो है वो किताबों के ज़रिए दिया, इसलिए 60 किताबें और दूसरे जो हैं वो उनके बयानात हैं। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने, लेकिन अफसोस ये है कि वो किताबें भी हमारी अक्सरियत सदी लोगों ने तो नहीं पढ़ी, लेकिन उनके कारकुनों के अक्सरियत ने भी वो किताबें, जो 60 किताबें हैं शाह साहब की, वो अगर पढ़ लेते तो भी उनका कुछ हो जाता। इस तरह से वो अपने अल्फाज के असमत रखते थे, उनकी इज़्ज़त रखते थे, क्योंकि उनके नज़दीक ये था कि जो वो काम करेगा, जिसके लिए वो बात करेगा, उस पर वो कायम रहेगा। ये नहीं है कि काम बात करके फिर पीछे हट जाए। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि मैं सुदेश बनाता हूँ और उसके ऊपर उनके ऊपर गद्दारी का केस बन गया। तो गद्दारी के केस पे बजाय उसकी तरदीद करने के, उसने कहा ये तो जुर्म मैंने किया है, तो इसको ये बनता। और आपको बताऊंगा एक मज़े की बात थी कि वो एक जज था दहशतगर्दी कोर्ट का, काजी अकबर उसका नाम था, उसकी कोर्ट में इसका केस चल रहा था। शाह साहब ने क्या किया कि पुलिस को चकमा देकर और दूसरे दरवाजे निकलकर कोर्ट के हाथ में पहुंच गया। वहाँ पहुँचते तो जज को मालूम हुआ कि शाह साहब तो पहुँच गए और ये तो आ रहे हैं कन्फेशन करने। अगर ये भुट्टे के कत्ल से अब तक जो है वो हम जान छुड़ा नहीं सके हैं, वो हमारे गले में फंस गया है। अब अगर एक 90 साल के आदमी को मैं फांसी दे दूं तो फिर तो ये तो पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ आ गया। तो उसने बजाय उसके कि कहा कि मैं आपको नहीं सुनता, ये किया, वो खुद जो है वो चैम्बर से भाग गया और उसको शाह साहब को बताया दिया कि भाई वो तो भाग गया। मज़े जैसी चीज़ है कि वो अजीब चीज़ है कि उनका पोता ज़ैन शाह, अब जो अब ये उसमें मलिक रियाज के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा हुआ था कराची में कि ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा किया, ये किया, तो वहाँ पर कई झूठी एफआईआर निकाली गई। अपने दरवाजे को खुद उन्होंने आग लगाई और एक केस बनाए थे, कई 100 आदमी उसमें इन्वॉल्व किए गए, उसमें ज़ैन शाह का भी नाम था। तो कई लोगों ने अपनी ज़मानत करवा ली, कई जेल में थे, कोई रूपोश हो गए। ये जो है वो सीधा चला गया कोर्ट में और कहा कि जज को कहा कि साहब मैं आया हूँ। उसने कहा कि आए हो तो क्या मैं आपको जामिन दूँ? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा तो भाई तो घर चले जाओ। उसने कहा कि नहीं। उसने कहा तो फिर क्या चाहते हो? उसने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं दहशतगर्द हूँ, मैंने दहशतगर्दी की है, हालांकि मैं उस मुजाहरे में था। ये मुजाहरा करना, एहतजाज करना हमारा हक़ है और हक़ के हमसे कोई नहीं रोक सकता। मजबूरन उसको जेल रवाना करना पड़ा। तो ये जीएम सैद और जैसे कि दोस्तों ने बताया कि मुस्लिम लीग को छोड़ के और वो गए, तो अमूमन एक चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है कि वो टिकटों पर जो है वो छोड़ गए, वरना तो सब कुछ ठीक था। और उनसे अगर अपनी तौर पर पूछो तो भाई पाकिस्तान के बारे में आपका क्या हाल है, तो उसने कहा कि वाकई जो उसके हुक्मरान हैं वो तो अपनी जो तयशुदा फैसले थे उनसे हट गए हैं और गरीबों के हक और आवाम के जमहूरी हुकूक मार दिए हैं। तो भाई उन बातों को आप नहीं बताते और ये बताते हैं कि जीएम सैद ने हैं जो वो सिर्फ टिकटों की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग छोड़ दी और पाकिस्तान की तहरीक से इख्तलाफ किया। तो ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनको के सियासी इख्तलाफात थे जो ढकी छुपी बात नहीं थी। लेकिन 73 के आइन के बारे में आपको मालूम है कि ये कोशिश हो रही थी कि भाई इसको मुत्तफ़िक बहाल कराया जाए या पास कराया जाए, तो वो बलोच और पख्तून नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बातों पे हमें एतबार नहीं, हम नहीं करेंगे। यकीन करें कि फिर वो उसने जीएम सैद को रुजू किया और उसको कहा कि साईं बात सुनो, मसला ये है कि तुम भी मेरे मुखालिफ हो, मैं भी तुम्हें जाता हूँ। अब जो लूली लंगड़ी ये जमहूरियत का थोड़ा सा आसरा है, यकीन नहीं है, अगर ये आइन पास नहीं होता
तो वो भी नहीं होगी और कोई आकर बैठ जाएगा ताले आज़मा। तो शाह साहब ने फिर बलोचों को भी विनती की, पुख्तनों को भी कहा कि भाई ये आइन पास कराओ, मैं कोशिश करूँगा कि ये अपनी बात पे रहे। हालांकि आइन पास होते ही कायदे अवाम ने ये किया कि बलोचों की और पुख्तनों की जो है हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी, और बलोचों के ख़िलाफ़ जो चल रहा था ऑपरेशन वो इतना तेज़ कर दिया, जो चलते चलते उसका नतीजा ये है कि आज उनकी माएँ बेटियाँ जो हैं वो हमारे इस्लामाबाद में धक्के खा रही हैं, और वो बलूचिस्तान इस हद तक पहुंच चुका है। तो GM सैद ने उस वक्त भी इनके बलोचों के बारे में या जमहूरियत के बारे में, गरीब आदमियों के बारे में जो जदोजहद करता रहा। जनेवा की बात भी ये, जैसे कि 1952 में जो अमन कॉन्फ्रेंस में वहाँ गए तो वहाँ भी कहा कि भाई ये जो दहशतगर्दी को साम्राज्यों को कहा कि तुम अपने मकासद के लिए और उनके वसाइल पे कब्ज़े करने के लिए आप जो ये इनको मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं और उनको आप झोंकते हैं, ये हमें तो मार रहे हैं और हमें तो ख़त्म कर रहा है, लेकिन जो तंबीह की थी यूरोप को कि ये कल आपके बच्चे भी खा जाएंगे। तो आज जो है वो आप देखें कि दहशतगर्दी की जो है हर जगह पे इतनी बढ़ गई है। तो ये उस वक्त 1952 की बात है। 1952 में भी इस लोग की इतनी वियर थी कि इसने ये बात की थी। इस तरह से 90 में एक मुहिम चलाई गई कि सिंध के तंजीमों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और जदोजहद करना चाहिए। तो मैं उस वक्त अवामी तहरीक में था। तो ये फैसला हुआ कि शाह साहब के यहाँ आप जाएं, और आज वहाँ पर है मीटिंग है। तो हम गए तो उस वक्त बड़ी बारिश हो गई थी, नई नदियाँ बह गई थी। तो और हम गए भी मोटरसाइकिल पे, मैं और इस्माइल सो होता है। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने कहा कैसे क्रॉस करें। तो जो दो लोग खड़े थे हमने कहा कि सर पे रख के मोटरसाइकिल हम क्रॉस करके पहुँच गए। तो हम जो वहाँ गए तो शाह साहब बैठे हुए थे, तो वो हैरान हो गए कि आप कैसे आए। तो हमने कहा कि साहब हम तो आ गए, क्योंकि वो वादा था तो हमने क्रॉस करके आ गए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता है कि और कोई भी मोटरसाइकिल सर पे रख के यहाँ नहीं पहुँचेगा। अच्छा तुम आ गए हो तो बैठो, अब बैठो बातें करते हैं। तब हम उस क्योंकि शाह साहब के बारे में आम तौर पर हम सुनी सुनाई बातों पे चलते थे, या कोई अगर हमें कान में कह दे कि भाई शाह साहब जो है, जैसे कि अरस्तु का है या अफलातून का कौल है कि जब मुल्क पे जब ना हो, हालात ख़राब हों और कोई बात करने की बात ना हो, तो जो अच्छे आदमी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहीं पर जाकर आराम से बैठकर कोने में और वहाँ मुताला करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और जब वो बादल हट जाएं तब आकर करें। और सिंध में आप यकीन करें कि ये हमारे हाथ में एक हथियार होता था कि हम कहते थे कि GM साहब देखो इतना बुज़दिल है कि अब मार्शल लॉ है। और क्योंकि उसने अपने वो सिंध कल्चर में उसको लिखा था हवाले के तौर पर, तो वो कहने लगे कि GM साहब इतना बुज़दिल है कि देखो लोगों को ये तलकीन कर रहा है कि जब मार्शल हो और तकलीफ़ हो तो अब बिरों में घुस जाएं। तो इस तरह से ये जो है GM साहब के जब बोलना शुरू किया तो हम तो हैरान हो गए। न सिर्फ वो सियासत पे, मज़हब पे, साइंस पे, क्योंकि हम अकेले बैठते रहे और हमें अकेला हाथ आ गया था। तो बड़े मूड में भी था और वो खुश भी था कि हम आ गए थे। आप यकीन करें कि जब हमें मौका मिला तो हमने कहा कि शाह साहब आज हम अगर कुछ सवालात आपसे करें आप नाराज़ तो नहीं होंगे। तो उसने कहा कि भाई करो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम वहाँ पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा थे, तो हमारे जहन में तो कई शाह साहब के ख़िलाफ़ गलतफहमियाँ भरी हुई थी। तो हमने जो उनसे सवाल किया, अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला सवाल था कि आपने हमेशा सैयदों, पीरों, वडेरों और सरमाएदारों के साथ सियासत की, क्योंकि आपको गरीब आवाम की क़ुव्वत और सूझबूझ पे यकीन नहीं था। दूसरा सवाल था कि इस मुल्क में समाज में तब्दीली मज़दूर, किसान एक मुनज़्ज़म, मुत्तहद और इनकलाबी नज़रिए से मुसल्ह पार्टी के रहनुमाई में आ सकती है, लेकिन आपको किसानों और मज़दूरों के साथ कोई मोहब्बत नहीं। तीसरा सवाल था कि आपके पास ना तो कोई तंजीम है, ना कोई राजदारी है, खाली खुली सिंधु देश का नारा लगाने से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। चौथा सवाल था कि भुट्टो भी सिंधी लीडर है
उसने भी अवाम तरक्की पसंदी का शऊर जो है वो पैदा किया। आप उसकी मदद करने के बजाय उसके सख्त मुखालिफ हैं। यकीन करें कि हमें ये था कि शाह साहब कहेगा कि उठो जाओ, ये भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना है, किताब पढ़े आपने? लेकिन नहीं, वो बड़े खंदा पेशानी से हमारे जो चुभते सवाल थे वो बड़े आराम से सुने और हंसे भी उस पर कि भाई आपने कुछ पढ़ा भी है या वैसे? अब मैंने कहा हम क्यों नहीं, हमने पूरा इनकलाबी जो हमारी है किताब हैं वो हमने पढ़े हुए हैं और हम इसमें देखते हैं आपको वोट भी नहीं मिलते। तो यकीन करो 1.25 घंटा उसने जब उन सवालात पे बात की, किताबों के हवाले दिए, तो हम तो दंग रह गए और हमने कहा कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कह रहे थे कि ये जो है वो गद्दार भी है और सिंध के अवाम के साथ और जमीयत में भी यकीन नहीं है, ये ठुश ठुश करता है जो उसके नाम पे ये करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। हम ये समझते थे कि उनको शाह साहब की आशीर्वाद है। जब उनको सुना तो उनका उन चीज़ों से कोई बात नहीं, वो तो समझो कि दूसरों को कहता था, पगारों को कहता है कि तुम दहशतगर्दी छोड़ो, आओ और असेंबली में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कासिम मीरजत साहब, सीनियर सियासी कारकुन हैं हमारे।